दोस्तों मेरे हाथ 5 सबूत लगे हुए हैं। ये 5 सबूत साफ साफ ये इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में रेडिएशन फैल चुका है, जिससे 1 लाख पाकिस्तानी जनता प्रभावित हो चुकी है। पाकिस्तान अपने ही परमाणु जाल में फंस चुका है। इसके 5 सबूत हैं, पूरी जेन्युइन वीडियो है, बहुत अच्छे से इन सबूतों को खंगाला गया है और बहुत ध्यान से इस पे रिसर्च किया गया है। बहुत ध्यान से देखिए कि किस तरह से परमाणु अपने ही परमाणु जाल में पाकिस्तान फंस गया। साथ में हम इस वीडियो में एक साइंटिस्ट से बात किए हैं, उनका भी इंटरव्यू इसमें इंक्लूड किए हैं और आपको उन साइंटिस्ट की बात बताएंगे जो उन्होंने हमें बताया कि पाकिस्तान अपने वहां बोरॉन केमिकल क्यों मंगवा रहा है। आगे चलते हैं, आगे बहुत कुछ है आपको जानने के लिए नया, क्योंकि ये जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं ये सोशल मीडिया पर या न्यूज आर्टिकल में उपलब्ध तो है, लेकिन इतने विस्तार तरीके से शायद ही अब तक यूट्यूब इंडस्ट्री में ये वीडियो आई है। बहुत ध्यान से देखिए, एक एक एंगल को आपको समझना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले शुरू होता है मामला 9 मई की रात में। 9 मई की रात में पाकिस्तान जो है 26 जगहों पर भारत में हमला करता है और ऐसा पहली बार होता है कि पाकिस्तान मिसाइल से हमला करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पहली बार मैं क्यों कह रहा हूं, 6 मई से ही हमला, 7 मई को भारत ने किया, 8 मई को उसमें ड्रोन से किया, लेकिन ये ड्रोन हमला ये सब चलता रहता है। लेकिन जब 9 मई आता है, सीज फायर से थोड़ा सा पहले 9 मई आता है, तो पाकिस्तान जो है अपनी मिसाइलों से हमला शुरू कर देता है और भारत के एयरबेस पर हमला करना लगता है। खबरें आपने देखी होगी कि उस समय एयरपोर्ट से खबर आ रही है कि जम्मू एयरबेस पे हमला हुआ है, पहलगाम, इस तरह की खबरें आ रही थी, आपने देखा होगा। लेकिन जब भारतीय एयरबेस पे हमला शुरू हो जाता है तो भारतीय सेना भी इसका कड़ा जवाब देती है। भारत का एक मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल। इसी ब्रह्मोस मिसाइल से लगातार भारत जो है पाकिस्तान की तरफ हमला करता है। ब्रह्मोस मिसाइल को मैं आपको 10 सेकंड में बता देता हूं। ये आप जो ब्रह्मोस मिसाइल देख रहे हैं, ये आवाज की 3 गुना रफ्तार से चलती है। आवाज की 3 गुना की रफ्तार से। आवाज की जो रफ्तार होती है वो 1235 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और ब्रह्मोस मिसाइल की जो रफ्तार होती है वो लगभग 3550 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से होती है। और ब्रह्मोस ही एक ऐसे मिसाइल है कि जब वो उड़ती है तो वो रडार सिस्टम में भी नहीं आती है और सीधे अपने लक्ष्य को भेद देती है। जब पाकिस्तान ने मिसाइलों से हमला किया तो भारत ने भी ब्रह्मोस मिसाइल से हमला शुरू कर दिया। अब इसमें टाइमिंग का एक बड़ा खेल है। भारत में 11 बजे से भारत पे इस हमला हो रहा था, लेकिन जब भारत मिसाइलों से हमला करता है तो 9 मई की रात में 11 बजे से हमला करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे 10 मई हो जाता है, क्योंकि टाइमिंग जो होती है वो रात में ही बदल जाती है, तो 10 मई की सुबह 4:30 बजे तक हमला करता है। लेकिन उसी बीच एक खबर आती है पाकिस्तान से कि 1:40 पर अफगान बॉर्डर के करीब बलूचिस्तान के चिगाई हिल्स पर एक बहुत जोरदार भूकंप आता है। भूकंप की तीव्रता लगभग 4.7 की रहती है। ये जो तीव्रता रहती है ये अक्सर तभी होती है, इतनी तीव्रता का भूकंप प्राकृतिक तरीके से भी आता है, लेकिन अक्सर ये जो तीव्रता होती है ये तब आता है जब कोई देश परमाणु टेस्ट करता है या किसी देश का परमाणु नीचे जो न्यूक्लियर होता है उसमें अंदर टेस्ट करता है, या इस टाइप की चीजें जब होती है तब होता है। और उसी 10 मई की रात में होता है जब भारत जो है ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ना शुरू हो जाता है। अब ये होता कैसे है आगे मैं बताता हूं। अब पहले ये जहां पर होता है उसके बारे में जान लीजिए। ये जहां पर घटना होती है चिगाई हिल्स, जहां पर भूकंप आता है, वहीं पर पाकिस्तान ने 1998 में परमाणु परीक्षण किया था। 5-5 बार परमाणु परीक्षण वहां पर किया गया था और वहीं पर माना जाता है, चिगाई 1 उस जगह का नाम है, और वहीं पर माना जाता है कि पाकिस्तान ने अपने सारे परमाणु रिएक्टर जो वहां पे बना रखे हैं, सेफ रखे हैं, और वहीं पर भूकंप आता है। तो यानी ये कोई साधारण घटना नहीं घटती है। आगे मैं इसके सबूत दिखा रहा हूं, एक एक तस्वीरों को दिखाऊंगा, आगे बने रहिए। उसके बाद से 10 मई को सुबह 4 बजे
पाकिस्तान की तरफ से एक लेटर जारी होता है कि कुछ देर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मीटिंग करेंगे और पाकिस्तान में सुबह सुबह लगभग 6:30-7 बजे से मीटिंग शुरू हो जाती है। सुबह 4 ही बजे फरमान जारी हो जाता है। 4 बजे फरमान जारी इसलिए हो जाता है क्योंकि भूकंप आया होता है और भारत जो है ब्रह्मोस मिसाइल दाग चुका रहता है। तब तक ये खबरें आ चुकी रहती हैं कि भारत का जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को तबाह कर चुका है। समझ रहे हैं? नूर खान एयरबेस वही जगह है जहां यह माना जाता है कि वो परमाणु परीक्षण का कैरियर है। कैरियर क्या चीज होती है यह मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन वहीं पर ब्रह्मोस मिसाइल गिरता है, उसके 20 किलोमीटर आगे गिरता है जहां परमाणु बम को ज्वाइंट किया जाता है और चिगाई हिल्स पर जो है वहां भूकंप के झटके आते हैं। इन्हीं सब चीजों को देखने के लिए क्या होता है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मीटिंग हो जाती है और यह मीटिंग होती है सुबह 4 बजे, इसका आदेश आ जाता है और उसके बाद 6-7 बजे से प्रधानमंत्री लोग बैठना शुरू कर जाते हैं। सोचिए कितनी इमरजेंसी की बात होगी कि भारत और पाकिस्तान का टाइमिंग लगभग एक है। सुबह 6 बजे जब आप सो रहे होते हैं उस समय देश का प्रधानमंत्री उनके मीटिंग कर रहा होता है। अब उसी समय क्या होता है, जब पाकिस्तान में मीटिंग होते हैं उसी के 12-14 घंटे के बाद 5:30 बजे अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्वीट आता है कि हम दोनों देशों से बात कर लिए हैं, दोनों देश जो है वो सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। समझ रहे हैं? भूकंप आता है, मीटिंग होती है और रात में ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ा जाता है और पाकिस्तान की हालत थरथर हो जाती है। राष्ट्रपति के पास अमेरिका के जाता है, अमेरिका के राष्ट्रपति सीज फायर कर देते हैं और भारत अपनी शर्तों पे, भैया उधर से एक फुलझड़ी भी मारोगे तो हम इधर से तबाह कर देंगे, इस पर भारत जो है वो सीज फायर कर लेता है। अब आप ये सोच रहे होंगे, अब जिस समय अमेरिका के राष्ट्रपति का यह आदेश आता है उस समय अमेरिका में भी सुबह 7:30-8 बज रहा होगा। तो सोचिए सुबह 7:30-8 बजे पाश्चात्य कल्चर का आदमी ये आदेश देने आ जाता है कि जो दो देश अमेरिका, भारत और पाकिस्तान लड़ रहे हैं वो शांत हो जाए सुबह 8 बजे। ऐसी क्या जल्दी हो गई थी? ये जल्दी को समझने के लिए आपको इस चीज को देखना पड़ेगा। आगे मैं आपको साइंटिस्ट का इंटरव्यू भी दिखा रहा हूं, वो इसी पर आधारित है। पहले ये देखिए, ये एक काल्पनिक चित्र है, ये कार्गो प्लेन है और ये एक ओरिजिनल चित्र है। ये एक काल्पनिक चित्र है और ये एक ओरिजिनल चित्र है। ये कार्गो प्लेन है और यही कार्गो प्लेन जो है वो मिस्र से चला था और पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर मंडरा रहा था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप ये बात कैसे पता कर लेते हो कि नूर खान एयरबेस पर ये प्लेन जो है वो घूम रहा था। आप अभी जाइएगा, आपको चलते हुए भी दिख रहा होगा वीडियो में, आप अभी जाइएगा, गूगल पे टाइप करिएगा फ्लाइट रडार 24, ये ऑफिशियल साइट्स है। इस पर जैसे ही आप जाएंगे, इस पर कौन सी फ्लाइट कहां उड़ रही है, कितने नंबर की फ्लाइट है, कहां से उड़ी, कहां जा रही है, कितने देर हवा में है, ये पूरी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है। ये पूरे आंकड़े पूरा देश, पूरी दुनिया जारी करती है और फ्लाइट रडार 24 पे ये सारे आंकड़े आपको मिल जाएंगे। तो फ्लाइट रडार 24 पर ये दिखाई देता है कि यहां पर देखिए, ये फ्लाइट रडार 24 पर कि मिस्र से आया हुआ एक जहाज नूर खान एयरबेस पर, यहां आप देख रहे होंगे, नूर खान एयरबेस पर मंडराता रहता है। अब आप अगर अब तक इस वेबसाइट पे, जब मेरे वीडियो के बाद आप जब जाइएगा तो कोई भी फ्लाइट कैसे जाती है, ऐसे जाती है, सीधे जाती है, ऐसे जाती है, कोई भी फ्लाइट। अगर आप किसी जगह घूम रहे हैं, किसी जगह, तो ऐसे ऐसे घूमेंगे, किसी देश में किसी का चक्कर भी लगा रहे हैं तो ऐसे ऐसे घुमाएंगे। लेकिन ये फ्लाइट जो है, देखिए नक्शे में कैसे दिखाई दे रही है, ये नक्शे में जिगजैग दिखाई दे रही है। जो मिस्र से आई हुई फ्लाइट है, ये एक कार्गो फ्लाइट है। कार्गो फ्लाइट क्या होती है? कार्गो फ्लाइट बहुत बड़ा स्पेस होता है इसके अंदर सामान भरा जा सकता है, इससे छिड़काव हुआ जा सकता है, इससे ट्रक से लेकर टैंक तक एक दूसरे देश में पहुंचाया जा सकता है। बहुत, जैसे आप ट्रक समझते हैं ना, उसी तरह हवाई जहाजों का एक कार्गो प्लेन होता है जिसमें कम से कम 100 ट्रक भी घुस सकते हैं, तो इतना स्पेस होता है। तो ये मिस्र का कार्गो प्लेन पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पे, जहां पर रात में ब्रह्मोस मिसाइल भारत ने दागी है, वहां पर ये जिगजैग पोजीशन में इस तरह जो रडार में
आता है वो दिखाई देता है। यहां आप साफ साफ नक्शे में देख सकते हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये पोजीशन, ये जिगजैग की पोजीशन है। अन्य कोई फ्लाइट की पोजीशन एकदम सीधे होती है। अब आप समझ रहे होंगे कि जिगजैग पोजीशन क्यों होती है। जिगजैग पोजीशन तब होती है जब ऊपर से छिड़काव होता है। जिगजैग पोजीशन, कोई भी प्लेन जब ऐसे ऐसे होगी, आप किसी के घर, आप मानिए अपने घर पे कल 1 किलो मटन ले आएंगे, तो उसे देखने के लिए नहीं ना लाएंगे, पनीर लाएंगे तो उसे देखने के लिए नहीं लाएंगे, बनाने के लिए लाएंगे। तो मिस्र से अगर कार्गो में बोरान भर के आ रहा है और वो नूर खान बेस एयरपोर्ट के ऊपर घूम रहा है और वो जिगजैग हो रहा है, यानी कुछ छिड़काव हो रहा है, समझ रहे हैं। और बोरान क्यों छिड़का जाता है अब आप समझिए। मैंने साइंटिस्ट विक्रांत जी से बात की है, इनसे समझते हैं। सर, मिस्र का एक कार्गो प्लेन है जो पाकिस्तान के किरन हिल्स के पास देखा गया है और वो जिगजैग पोजीशन में देखा गया है। ऐसे पोजीशन में देखा गया है जिस पोजीशन में प्लेन अक्सर छिड़काव करते हैं, और बताया जा रहा है कि वो बोरान का छिड़काव कर रहे हैं क्योंकि अंदर जो उस जगह पर परमाणु इकट्ठा करके पाकिस्तान रखता था, भारत की मिसाइल वहाँ तक पहुँची है और उसको थोड़ा बहुत परेशान कर दी है या ख़राब कर दी है। तो इस स्थिति में मैं बोरान की स्थिति को समझना चाहूँगा कि बोरान करता क्या है असल में। बोरॉन जो होता है ये रेडिएशन को कंट्रोल में करने के लिए यूज़ होता है। हाँ। तो जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर होता है तो उसमें लेड के बार डाले जाते हैं। रेडिएशन जो होता है 3 तरीके का होता है, अल्फा, बीटा, गामा। तो जो गामा होता है वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। हाँ। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए हम बोरॉन, लेड, इस टाइप के हेवी मेटल्स को यूज़ करते हैं। हाँ। तो बोरॉन का मेन काम ये होता है कि वो जो गामा रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब करता है। अब एब्जॉर्ब करने के 2 तरीके हुए। या तो वो रिएक्शन जो होती है, जो परमाणु रिएक्शन होती है, उसको न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। मतलब एक बड़ा चीज़ जो है वो टूट के छोटे छोटे चीज़ों में बट रहा है। तो ये जो बोरॉन है ये न्यूट्रॉन होते हैं जिसकी वजह से वो टूटता है। तो बोरॉन उन न्यूट्रॉन को अपने अंदर कहेंगे आपके अपने साथ बांध लेता है, जिसकी वजह से वो जो परमाणु रिएक्शन है वो शुरू ही नहीं हो पाती है। अच्छा। तो बोरॉन इस तरीके से काम करता है। तो जो लीकेज हो रही है, जो रिपोर्ट में आई है, उसको काबू करने के लिए अभी बोरॉन को लिया जा रहा है ताकि अगर कुछ निकला भी है तो वो शुरू ना हो पाए, और जो शुरू हुआ है वो उतने पे ही रुक जाए। अच्छा, उतने पे खत्म हो जाए। अच्छा, ऐसी स्थिति में बोरॉन का ही इस्तेमाल किया जाता है। बोरॉन को इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उसको लाना ले जाना आसान पड़ता है। लेड जो होता है वो भारी हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा लेड का भी इस्तेमाल हो सकता है। लेड जो मुख्य तौर पे लेड को ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन लेड जो होता है एक तो भारी होता है, प्लस उसको आप हर तरीके से नहीं ले जा सकते हो। तो इस वजह से बोरॉन को इस्तेमाल किया जा रहा है। बोरॉन को फैलाना आसान है, लेड को फैलाना आसान नहीं है। लेड जो होता है वो सॉलिड रहता है, बोरॉन जो है वो आप फैला भी सकते हो। वो जैसे थोड़ा बहुत कह सकते हैं पाउडर जैसा, उस तरीके के टेक्सचर और उसमें बना करके हम इस्तेमाल में ले सकते हैं। अच्छा। तो इसलिए अभी जो आपने जैसे भी बताया मिस्र लेकर आए और अभी छिड़काव हो रहा है, तो बोरॉन का इस्तेमाल यही जो रेडियो एक्टिव रिएक्शन जो होती है, परमाणु रिएक्शन, इनको काबू करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। मुझे लगता है कि साइंटिस्ट विक्रांत शर्मा ने जो आपको समझाया वो आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इस बोरॉन का इस्तेमाल इससे पहले कब किया गया था। इससे पहले 1986 में चेरनोबिल परमाणु हादसे में न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को धीमा करने के लिए इसका भारी मात्रा में प्रयोग किया गया था। उसके बाद 2011 में सुनामी के बाद जापान के फुकुशिमा डेयरी न्यूक्लियर प्लांट के हादसे को भी काबू करने के लिए इसी बोरान केमिकल का उपयोग किया गया था। बोरान एक ऐसा केमिकल होता है जो रेडिएशन वाले क्षेत्र में रेडिएशन कम करने में सहायता करता है। अब आप ये समझ गए होंगे कि जो नूर खान एयरबेस जिसे भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने तबाह कर दिया था, उसके ऊपर मिस्र का ये प्लेन क्यों घूम रहा था। अब मिस्र की जो नील नदी है उसमें ही ये बोरोन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा बोरोन सप्लाई करने वाला मिस्र ही है। और जैसे ही ये हादसा होता है, आनन फानन में कार्गो प्लेन्स बोरोन को भरकर नूर खान एयरबेस पर छिड़कने लगते हैं। अब ये मैंने आपको पहला सबूत दिखाया। सबूत नंबर 2 है, ये है अमेरिका का B350 AMS विमान। इस विमान को आप जब देख रहे हैं तो इस विमान की खासियत को समझिए। ये विमान ऐसे ही नहीं हवा में उड़ता है। पहली बात तो मैं बता दूं,
पाकिस्तान एकमात्र मुस्लिम राष्ट्र है जिसके पास जो है वो परमाणु बम है, और ये परमाणु बम जो है वो और किसी राष्ट्र के पास है नहीं। ईरान के पास कहा जाता है, लेकिन कोई इसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, पाकिस्तान के पास है। और पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों को शरण देता है, इसलिए पूरी दुनिया को कभी कभी ये लगता है कि अगर पाकिस्तानी सेना से या पाकिस्तानी सरकार से आतंकवादी परमाणु बम छीनने में कामयाब हो गए तो एक बहुत बड़ा कांड ये कर सकते हैं। इसीलिए इस विमान की संरचना की गई कि कहीं पर भी कोई भी परमाणु रिएक्शन होता है या कोई भी कहीं केमिकल रिएक्शन होता है तो इस विमान को ऊपर से ही भेजकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि नीचे कितनी मात्रा में रेडिएशन फैला है और कितनी मात्रा में क्षति हुई है। यह एकमात्र विमान अमेरिका के पास है, क्योंकि अमेरिका ही सारे परमाणु जगहों पर, सारे परमाणु संयंत्रों को, सारे परमाणु जो जगह है जो बना रहे हैं देश या बना सकते हैं, उन पे इन्हीं के माध्यम से नजर रखता है। और ये विमान भी हमें पाकिस्तान के ऊपर मंडराता हुआ दिखाई दिया। यह भी पहली बार हुआ था। पहली बार इसलिए हुआ था क्योंकि रेडिएशन फैला था। जैसे ही यह विमान मंडराते हुए दिखाई दिया, पूरे दुनिया में अटकलें लगना शुरू हो गई कि आखिर अमेरिका का ये 350 वाला विमान क्यों पाकिस्तान में उड़ रहा है। इस विमान का उड़ने का तो पाकिस्तान में कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कोई परमाणु हादसा नहीं हुआ, ना ही कोई परमाणु परीक्षण हुआ है, तो आखिर ये क्यों उड़ रहा है। अब इस विमान के बारे में बता देते हैं। यह विमान परमाणु दुर्घटना के रिसाव के बाद वायुमंडल में रेडियोधर्मी पदार्थ में उपस्थित और उस जो उपस्थित पदार्थ हैं उनका स्तर पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें गामा रे सेंसर है और रियल टाइम मैपिंग उपकरण लगे हुए हैं। यह परमाणु आपात स्थितियों के दौरान विमान प्रभावित क्षेत्रों में हवाई सर्वेक्षण और विकिरण प्रसार का आकलन करने में मदद करता है। इस विमान को बनाने में जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है उसमें है टर्बो प्रॉप इंजन, उन्नत सेंसर प्रणाली, रियल टाइम मैपिंग, डेटा अधिग्रहण का एक नेविगेशन और संचार प्रणाली। इसमें उत्तम किस्म की तकनीक लगी हुई है और यह विमान वहीं पर जाता है जहां पर परमाणु संबंधित हादसे हो जाते हैं या कोई टेस्ट हो जाता है। अमेरिका इससे संतुष्ट होना चाहता है कि जो भी वहां पर रेडिएशन फैल रहा है उससे कितना नुकसान हो सकता है, उससे कितनी दिक्कत हो सकती है, उसी आधार पर उस जगह पर मदद पहुंचाई जाए या उसी आधार पर उस जगह पर काम किया जा सके। अब आप ये समझ गए होंगे, ये दूसरा सबूत है और ये भी आप इस फ्लाइट को पूरे सैटेलाइट पर देख सकते हैं, पूरे आर्टिकल में देख सकते हैं। आप जैसे ही गूगल पर टाइप करेंगे कि B350 AMS विमान, आपको इसका एग्जैक्ट लोकेशन, इससे संबंधित तमाम आर्टिकल आपको मिल जाएंगे। तो आपको यह सबूत नंबर 2 दिखाई दिया, जो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान में यह उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यह विमान तभी, ये कोई आम विमान तो है नहीं, यह विमान तभी उड़ता है जब रेडिएशन फैलता है। अब उदाहरण इसके लिए आप कई ले सकते हैं कि अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप नहाने जा रहे हैं, तो कपड़ा पहन के तो नहाएंगे नहीं। उदाहरण मैं गलत भले दे सकता हूं, लेकिन यह विमान तभी उड़ता है जब रेडिएशन फैलता है, अन्यथा यह विमान पाकिस्तान के पास अमेरिका क्यों भेजेगा। आगे चलिए। इस मामले पर जब पाकिस्तान से पूछा गया तो पाकिस्तान ने बोलने से इनकार कर दिया। भारत से पूछा गया, भारत के प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे तो इस पर जो 3 टिप्पणियां प्रधानमंत्री ने की हैं उसी से साफ साफ जाहिर हो जाता है कि भारत ने किया है, लेकिन भारत इसलिए नहीं बता रहा है कि कोई भी परमाणु संबंध जो संपन्न देश होता है वो किसी भी दूसरे परमाणु संपन्न देश पर ऐसे ही हमला नहीं कर सकता है। और भारत उन देशों में शामिल है जो नो फर्स्ट यूज का एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नो फर्स्ट यूज एग्रीमेंट क्या होता है। नो फर्स्ट यूज मतलब भारत किसी पर भी परमाणु हमला नहीं कर सकता है। कोई भी परमाणु हमला करने से पहले तीनों सेना के अध्यक्ष की साइन लगती है, उसके बाद से भारत के प्रधानमंत्री की साइन लगती है, उसके बाद से राष्ट्रपति का स्वीकृति लगता है। लेकिन ये सारे लोग भी अगर स्वीकृत दे दे तो भी परमाणु हमला भारत नहीं कर सकता है। इसके पीछे
पीछे भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी साइन कर रखी है कि कोई भी देश जब तक उस पर परमाणु अटैक नहीं करेगा, स्थिति चाहे कैसी हो जाए, भारत किसी भी प्रकार का परमाणु हादसा किसी के देश के साथ नहीं कर सकता। इसलिए भारत सीधे सीधे यह भी नहीं कह सकता है कि हमने ब्रह्मोस मिसाइल उसी जगह पर मारी है जहां पर परमाणु बम था। अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी की बातों को समझिए जो उन 3 डायलॉग उस दिन कहे थे। अब इन 3 डायलॉग को मैं कोड कर सकता हूं, समझदार के लिए इशारा काफी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर और अपने समय पर जवाब देंगे। मतलब जब सीज फायर हो रहा था तो उस जब समझौता हो गया तो पीएम मोदी ने कहा कि हम अपने अगर हमला दोबारा किए तो हम अपने तरीके से, अपने समय पर और अपने शर्तों पर समझौता भी कर चुके हैं और उस तरह से जवाब भी देंगे। इतना कॉन्फिडेंट तभी आता है जब आप किसी को पहले ही निपटा चुके होते हैं। दूसरा, अब हम आतंक सरपरस्त सरकार और आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। मतलब पाकिस्तान भी वही है जो आतंकवादी है, मतलब दोनों एक है। और जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, अब कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। मतलब पाकिस्तान के हर नेता, छोटे छोटे खिलाड़ी तक, मैं देख रहा था कि जो क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं वो भी कहते हैं कि पाकिस्तान भी एटम बम रखा है, न्यूक्लियर बम रखा है, वो बड़ा धमकी देते रहते हैं। लेकिन अब भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है अब किसी प्रकार की धमकी नहीं सहेंगे। अब ये धमकी नहीं सहने वाली बात समझ रहे हैं, क्योंकि पहले ही तबाह कर दिए। अब आप ये समझ रहे होंगे कि परमाणु बम जो होता है वो इस तरह से ही छोड़ दिया जाता है या ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। परमाणु बम भी छोड़ने के 3 तरीके होते हैं। हालांकि ये वीडियो का पार्ट नहीं है लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। देखिए परमाणु बम 3 एंगल से छोड़ा जाता है। कोई भी ये इतना खतरनाक होता है कि एक जगह परमाणु बम नहीं रहता है कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल मारा और चीजें जो है खत्म हो गई, वहां परमाणु रेडिएशन फैलने लगा। परमाणु जो होता है वो 3 जगहों पर रखा जाता है, 1 2 3। एक पहली जगह वो रहती है जहां केमिकल संबंधित चीजें रखी जाती हैं, जैसे यूरेनियम को इकट्ठा करके उसमें जो जो चीज लगने हैं वो रखी जाती हैं। दूसरी जगह जो रहती है वो इस स्थान को आप फिलिंग कह सकते हैं। दूसरा जो स्थान होता है जहां पर उसे चार्ज किया जाता है दूसरे के साथ, जैसे कि किसी भी चीज को रिएक्ट करने के लिए जो दूसरा रिएक्टर यहां लगाया जाएगा वो दूसरा स्थान होता है। वो इस स्थान से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर रहता है। और तीसरा होता है कैरियर, जो मैं शुरुआत में कहा था ना कि अंतिम में बताऊंगा, कैरियर यहीं से लॉन्च किया जाता है। पाकिस्तान के पास इस समय परमाणु हथियार छोड़ने के या किसी देश पे मारने के सिर्फ 2 तरीके हैं। एक वो सड़क मार्ग से किसी देश पर परमाणु हमला कर सकता है, दूसरा वायु मार्ग से जो अपनी मिसाइलों से करता है। लेकिन तीसरा तरीका होता है समुद्र से। भारत के पास तीनों है, पाकिस्तान के पास तीनों नहीं है। भारत के पास न्यूक्लियर सबमरीन भी है, तो ये तीनों है। तो भारत ने क्या किया, भारत ने कैरियर पर हमला किया। कैरियर इन द सेंस जहां से परमाणु बम छोड़ा जाता है, इसी को कहते हैं नूर खान एयरबेस। और दूसरा जो जहां पर परमाणु रिएक्ट किया जाता है वहां से भी दूरी पर भी भारत का एक ब्रह्मोस मिसाइल गिरा, जिसे नूरा जिस जगह को कहते हैं। और तीसरी जगह थी जहां पर भूकंप की खबरें आई, जहां से आया, जहां पर परमाणु रिएक्ट हुआ था, जिसका नाम था चिगाई हिल्स। यहीं पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। अब समझिए 3 जगह से परमाणु बम पाकिस्तान छोड़ता है, 2 जगह पर भारत ने हमले कर दिए, चिगाई हिल्स पर भूकंप आ गया। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान इस वजह से परेशान हो गया कि हमारे पास परमाणु बम होते हुए भी हम इस स्थिति में आ चुके हैं कि उसे लॉन्च नहीं कर सकते, क्योंकि लॉन्च पैड सहित जो रिएक्टर वाली जगह है वहां पर भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ दिया। और वहां भी कुछ ऐसे केमिकल उसने रख रखे थे ऐसी अवस्था में जो रेडियो एक्टिव जो छूटने लग गए, जो खुल गए, जिससे रेडिएशन फैलने लग गया। इसकी वजह से पाकिस्तान के अस्पतालों में बहुत सारी भीड़ हो गई और लोग ये कहने लगे ये हादसे का शिकार हुए हैं, वो बम गिरा है। वो ऐसा कुछ नहीं था, वो रेडिएशन फैलने की वजह से हुआ। और जैसे ही ये बात अमेरिका को पता चली कि ये तो अब बहुत खराब हो गया, भारत ने उन जगहों पर ब्रह्मोस से हमला कर दिया जहां पर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स रख रखे थे, यहां लॉन्चिंग पैड बना रखा था, उसी को तबाह कर दिया। अगर आगे कुछ और होता है तो दोनों देश में बड़ी दिक्कतें हो सकती है। और पाकिस्तान उस समय बहुत डरा हुआ था कि भारत अब कुछ भी कर सकता है।
यही बात जब डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंची तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के एनएसए से और भारत के डीजीएमओ से बात की, डोनाल्ड ट्रंप के लोगों से, और पाकिस्तान के लोगों ने भी कहा कि हम अब आपकी शर्त पर सीज फायर कर लेंगे, और सीज फायर हो भी गया। तो यही खबर आई उस दिन 5:30 बजे। तो समझिए कि अगर भारत ने उस दिन ब्रह्मोस से मिसाइल नहीं दागी होती, भारत का ब्रह्मोस उस दिन वहां नूर खान एयरबेस पर नहीं गिरा होता, तो शायद इतना जल्दी जो है वो सीज फायर के लिए पाकिस्तान भी नहीं मानता, क्योंकि वो भी सब लगातार लगे हुए थे। तो ये है वो पूरी कहानी। और जब इस सब पूरी घटना के बाद परमाणु रिसाव पर जो AK भारती साहब हैं उनसे पूछा गया, भारत के एयर मार्शल हैं, उनसे पूछा गया कि, तो उन्होंने कहा कि हमने किराना हिल्स पर हमला नहीं किया है, और ये उन्होंने साफ साफ कहा और चुटकी लेते हुए हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि हमें यह बताने के लिए धन्यवाद कि किराना हिल्स में परमाणु प्रतिष्ठान है और इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। अब सोचिए ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें भी एक इंटरनेशनल जवाब देना है, इंटरनेशनल जवाबदेही करनी है, क्योंकि हम किसी के परमाणु हमले पे हमला नहीं कर सकते, परमाणु संयंत्र पर यह नियम है। जो हुआ वो गलती से हुआ, और कोई देश ये भी नहीं बताता है कि उसका परमाणु संयंत्र कहां है। जैसे भारत के परमाणु संयंत्र कहां कहां रखे हैं, अमेरिका के परमाणु संयंत्र कहां कहां रखे हैं, रशिया के कहां, ये कोई देश किसी को नहीं बताता, अपने अपने पहाड़ियों में सब छुपा के रखे रहते हैं। लेकिन एक दूसरे के जो इंटेलिजेंस होती है, जैसे भारत की रॉ है, उनकी ISI है, ये जानती रहती है कि यहीं पे रखा है, यहीं पे छुपाए हैं, सब यही चीजें हैं। तो उसके माध्यम से कहीं ना कहीं क्लू मिला होगा। और भारत इस समय पावर में था, चीजें थी, प्रधानमंत्री ने पावर दे रखी थी, तो भारत ने भी कहा कि आओ मौके पे चौका मारते हैं और चीजों को यहीं पे समाप्त करते हैं। जब इसका मैसेज, ये चीजें और खुलेंगी, 15-10 दिन बाद ये चीजें और खुलेंगी और फिल्टर होकर सामने आएगी, तो जो खबरें आएंगी वो बहुत गर्वान्वित करने वाली भारत के लिए रहेंगी, और वो निश्चित रूप से जब आपको पता चलेंगी तो आपको भी मजा आएगा।